हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट 11th क्लास का होल सिलेबस जानेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पूरे इंग्लिश को दो भाग में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोज, पोइट्री, लॉन्ग कंपोजिशन, द लाइट ऑफ एशिया एंड शॉर्ट स्टोरी। सेक्शन बी पार्ट में हम लोग जनरल इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि पूरे सिलेबस को कैसे डिवाइड किया गया है और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो किस क्रम में होते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देयर विल बी वन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। पेपर विल बी ऑफ 3 आवर। पूरा पेपर 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर का होना है। तो द होल क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पूरा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में, सेक्शन ए और सेक्शन बी पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेक्शन ए विल कंटेन प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, वन लॉन्ग नैरेटिव पोएम, द लाइट ऑफ एशिया एंड शॉर्ट स्टोरी। हम लोग इसमें जानेंगे कि पूरे सेक्शन ए पार्ट में हम लोग प्रोज पढ़ेंगे, पोइट्री पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे और लॉन्ग कंपोजिशन द लाइट ऑफ एशिया पढ़ना है। सेक्शन बी पार्ट में हम लोग जनरल इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पूरे कोर्स को डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए पार्ट की बात करते हैं। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर सेक्शन ए पार्ट। सेक्शन ए पार्ट में जो क्वेश्चन फर्स्ट शुरू होना है वो एक्सप्लेनेशन से होना है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वन पैसेज फ्रॉम प्रोज एंड वन पैसेज फ्रॉम पोइट्री। इस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रोज से एक एक्सप्लेनेशन पूछेगा 8 मार्क्स का, और सेम एज पोइट्री से भी एक एक्सप्लेनेशन पूछेगा, वो भी 8 मार्क्स का होना है। तो टोटल एक्सप्लेनेशंस प्रोज और पोइट्री से 16 मार्क्स के आने हैं। हम लोग दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज नॉट टू एक्सीड 30 मार्क्स। प्रोज से वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा जो कि 30 वर्ड से अधिक नहीं होगा, एंड दैट विल कंटेन 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वोकैबुलरी बेस्ड ऑन प्रोज टेक्स्ट, वोकैबुलरी पूछेगा। 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, पोइट्री पोर्शन से सेंट्रल आइडिया आएगा जो कि 6 मार्क्स का होना है। इसको हम लोग को लर्न करना है। मैं वीडियोस बना करके क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडियाज़ एंड एक्सप्लेनेशंस की अलग अलग वीडियो बना दूंगा गाइस, डोंट वरी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम लॉन्ग नैरेटिव पोएम द लाइट ऑफ एशिया, नॉट टू एक्सीड 75 वर्ड्स। जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम द लाइट ऑफ एशिया है उससे एटलीस्ट 75 वर्ड्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा जो कि 8 मार्क्स का होना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम शॉर्ट स्टोरी नॉट टू एक्सीड 30 मार्क्स, 4 + 4 = 8। देखते हैं यहाँ पर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछेगा शॉर्ट स्टोरी से जो कि 8 मार्क्स का होना है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है फिगर ऑफ स्पीच। हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे जो कि पोइट्री के अंतर्गत आता है। हम लोग इसमें 7 फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। सिमली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन एंड ऑनोमेटोपोई। इन 7 फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं सिमली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ऑनोमेटोपोई और हाइपरबोल। ये 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आना है। और एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा देख लीजिए। डिफिनीशन, इसमें से डिफिनीशन पूछेगा। वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल। इनमें से किसी का डिफिनीशन पूछ सकता है, विथ एग्जाम्पल आपको बताना होगा। डिफिनीशन 2 मार्क्स का और एग्जाम्पल जो उसका होगा वो भी 2 मार्क्स का होगा। टोटल इक्वल टू 4 मार्क्स दैट कंटेन फिगर ऑफ स्पीच। ओके गाइस, देखते हैं सेक्शन बी पोर्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी पोर्शन भी आपका 50 मार्क्स का होना है, जिसको ग्रामर, वोकैबुलरी और इस प्रकार से ट्रांसलेशन, एसे और
लेटर में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो जो ग्रामर पोर्शन होगा, ग्रामर पोर्शन 8 मार्क्स का होना है, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आउट ऑफ 2 डू एनीवन। 2 सेंटेंस दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है, जो कि आपका 2 मार्क्स का होना है। उसी प्रकार से हम लोग जब बी वाला देखते हैं सिंथेसिस भी, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 सेंटेंस रहेंगे जिसको हमको सिंथेसिस किसी एक को ही करना होगा, जो कि 2 मार्क्स का होना है। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जिसमें बिना रूप बदले हुए उसको बताए गए ब्रैकेट में बताए गए ऑर्डर के अनुसार चेंज करना है, वो भी आपका 2 मार्क्स का आना है। 2 रहेंगे, ओनली 1 करना है। सेम एज डी नंबर में देखते हैं हम लोग सेंटैक्स भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एनी 1 करना है। सेंटैक्स आपका जो करेक्ट करने के लिए आता है 2 मार्क्स का होता है। ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंटैक्स पढ़ेंगे हम लोग वोकैबुलरी की बात करते हैं। वोकैबुलरी के अंतर्गत हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, होमोफोन्स पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे, आइडम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं वन बाय वन। हम लोग इसमें सिनोनिम्स पढ़ेंगे। सिनोनिम्स, जिन्हें हम लोग हिंदी में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, 3 मार्क्स का होगा। 3 आएंगे, 3 मार्क्स का होना है। ज़्यादा आ सकते हैं, 4 या 5 रहने, जिसमें आपको 3 एटलीस्ट करना है। दैट विल कंटेन द क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। इसके बाद बी नंबर देखिए आप लोग, एंटोनिम्स, विलोम शब्द भी आएगा 3 मार्क्स का, और होमोफोन्स भी आएगा। होमोफोन्स जानते हैं, होमोफोन्स जिसमें स्पेलिंग डिफरेंट होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डी नंबर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्द होंगे उसको मिलाकर एक शब्द में क्या कहते हैं वो आएगा। इसके बाद आइडम एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वो भी आपका 3 मार्क्स का आना है। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 10 नंबर है, 10 नंबर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश चेंज करने को आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एसे राइटिंग आपका 12 मार्क्स का आना है, एसे राइटिंग। इसके बाद आपका लेटर आना है 6 मार्क्स का। तो ओवरऑल हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे इसको कंप्लीट सिलेबस को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू learn the questions and the explanations and the vocabularies step by steps, and I will make all the topics video। और देखते हैं गाइस, हम लोग इसमें कंटेंट की बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे इसमें प्रोज में कितने चैप्टर्स हैं, पोइट्री में कितने चैप्टर्स हैं, शॉर्ट स्टोरी और द लाइट ऑफ एशिया, साथ में ग्रामर पोर्शंस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हम लोग कंटेंट की बात कर लेते हैं। पहले कंटेंट, हम लोग पहले सेक्शन ए प्रोज की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए प्रोज में कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं, तो मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट चैप्टर से ही देखते हैं। पहला चैप्टर आपका होगा माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा एक संघर्ष, जो कि बुकर टी वॉशिंगटन जी के द्वारा लिखा गया है। वेरी इंस्पायरेबल एसे दैट इज़, इसमें बुकर टी वॉशिंगटन जी ने बताया है कि कैसे अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है, तो किसी भी लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हो। कठिनाई अवश्य होती है, लेकिन उस कठिनाई में अगर आप जीत हासिल करते हैं तो आपको रिज़ल्ट प्राप्त करने के बाद वो कठिनाई धूमिल नज़र आती है, और वो कठिनाई कहीं ना कहीं हमें एक सबक दे जाती है, और हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। आगे के लिए हमारे परिवार का, हमारे लोगों का मार्ग प्रशस्त होता है, हम उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे फॉरगेटिंग, भुलक्कड़पन, जो कि रॉबर्ट लिन के द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि भुलक्कड़पन एक सामान्य चीज़ है, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी एक आदत है। हम वही चीज़ भूलते हैं जिसको हम भूलना चाहते हैं। पढ़ेंगे इसको डिटेल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
सॉरी चैप्टर नंबर 3 होना है एंट एंड द ग्रास ओपर। इसमें चींटी और टिड्डे की कहानी है जो कि डब्ल्यू.एस. मॉन्गम जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे एक नाम तो एंट एंड द ग्रास ओपर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज रामजे और टॉम रामजे के बारे में। जॉर्ज रामजे जो कि एक पेशे से लॉयर रहते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। साथ में उनके छोटे भाई टॉम रामजे जो कि उनसे 2 साल के ही छोटे हैं, लेकिन वो पैसे बहुत स्पेंड करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट टाइप के पर्सन हैं और जो कि हर प्रकार से ब्लैकमेल करके अपने भाई से पैसे पाते हैं। और उनके भाई को जब एहसास होता है कि उनका भाई उनसे केवल न्यूरिश कर रहा है, उनको चूस रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो उन्हें अपने भाई के पद से छोड़ दिया। उन्होंने उनको हेल्प करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करता रहा। बड़ी अच्छी स्टोरी है गाइस, इससे प्रेरणा मिलेगी हमको, पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट द काइट मेकर, पतंग बनाने वाला। रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें महमूद हैं, पतंग बनाने वाले हैं। वो याद करते हैं अपने उस यूथ डे को जब वो उनकी पतंग 2-2 3-3 रुपए की बिक जाती थी और पूरे शहर के लोग उनको पतंग बनाने वाले के नाम से जानते थे। पतंगें उड़ा करती थी, राजा महाराजा भी लोग पतंगे उड़ाते थे। और वो एक जिस प्रकार से कवि और अन्य शिक्षित लोगों का दरबार में स्थान था, उसी प्रकार से पतंग बनाने वाले का भी समाज में और राजा के मध्य में सम्मान था। तो पढ़ेंगे इसको हम लोग। महमूद जब बूढ़े हो चले हैं तो अब उनकी स्थिति वो नहीं रह गई है जो पहले उनको सम्मान के साथ देखा जाता था। आज की स्थिति ये है कि वो एक जिस प्रकार से पुराना बरगद का पेड़ है, उसी प्रकार से महमूद को भी लोगों ने अवॉइड कर दिया। इस प्रकार से पहले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लोग बैठते थे, टाइम पास करते थे, साथ में बड़े बड़े मुकदमे भी वहीं पर सुनवाए जाते थे, लेकिन आज किसी के पास टाइम नहीं वहाँ बैठने के लिए। सेम एज़ महमूद भी वैसा ही हो गया। महमूद के पास बैठने के लिए किसी के पास समय नहीं है। महमूद अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, सोचते हैं कि कैसे मैं पतंग बनाकर बेचा करता था, कैसे नवाब लोग भी पतंग उड़ाने नदी के किनारे जाते थे। लेकिन वो याद करते हैं अब कि अब तो नदी का किनारा रह ही नहीं गया, नदी के किनारे तक तो बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, जो कि रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा गया है। अभी हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे विभिन्नताओं का देश भारत है, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न धर्म के, भिन्न भिन्न जाति के, संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, व्यवसाय और पहनावा भी भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से वो यूनाइट होकर के इंडिया में रहते हैं और इस पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर 6 की बात करते हैं, डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, सभ्यता पर एक पाठ। इसमें एक लूसी रहती है जो कि राइटर से कई प्रकार के सवाल पूछती है। राइटर उनके हर प्रकार के सवालों के जवाब देते हैं और अंत में वो ये महसूस करते हैं या ये सिद्ध करने में सफल होते हैं कि सिविलाइज्ड क्या है, सभ्य कैसे हुआ जाता है। पढ़ेंगे इसको, इंटरेस्टिंग है। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, ऑन एन अफ्रीकन रिवर। ऑन एन अफ्रीकन रिवर, जो कि डेविड लिविंगस्टन जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि वो अफ्रीकन रिवर है जहाँ पे तमाम हिप्पोस और क्रोकोडाइल्स लोग रहते हैं। कैसे उनकी स्थिति क्या थी जब वो वहाँ से कोई गुज़रता था तो वो कैसे उस पर अटैक करते थे, उसी कैनन या उसकी नाव पर अटैक कर देते थे और उसको टुकड़े टुकड़े कर देते थे। और कैसे हम लोग जानेंगे कि हिप्पोस झुंड में रहा करते थे और जो सबसे मेल था उसको झुंड से बाहर कर दिया करते थे। वो कैसे वो खिसियाया गुस्साया हुआ होता था जो कि नाविकों पर अटैक कर दिया करता था। इसलिए कहा जाता था कि जो लोग नाव पे यात्रा करते हैं उन्हें दिन के समय नदी के बीच में यात्रा करनी चाहिए और दिन के समय नदी के किनारे यात्रा करनी चाहिए और रात के समय नदी के बीच में यात्रा करना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसको। हम लोग देखते हैं रोड ऑफ सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, रोड टू सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। इस पर हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये
कंटेंट में ऐड किया गया है, नया चैप्टर है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे प्रोज में। और अभी हम लोग देखते हैं पोइट्री में कौन कौन से हैं जो इनको हम लोग को पढ़ना है। पोइट्री में फर्स्ट पोएम मर्सी है, जो कि विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया है। मर्सी जो कि विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक प्ले है, नाटक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें पोर्शिया शाइलॉक को एंटोनियो के प्रति मर्सी दिखाने को कहती है और ड्यूक के सामने रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उनकी बात को नहीं सुनते हैं। तो जो वो रिक्वेस्ट करती है और मर्सी के बारे में बताती है कि दया व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण है, यह व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, राजा के सिंहासन और उसके मुकुट से भी श्रेष्ठ होता है। जब व्यक्ति के अंदर दया होती है, वह व्यक्ति वास्तव में ईश्वर का गुण होता है, ईश्वर के समान माना जाता है। पढ़ेंगे इसको हम लोग। सेकंड देखते हैं, द स्कॉलर, विद्यार्थी, जो कि रॉबर्ट साउदे जी के द्वारा लिखा गया है। द स्कॉलर, इसमें हम लोग विद्यार्थी अर्थात स्कॉलर कैसे बनते हैं, स्कॉलर कौन है, उनको पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, एजुकेशन ऑफ नेचर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे उनकी इमेजिनेटिव चाइल्ड रहती, 3 इयर्स तक वो बड़ी होती है और तब उसे नेचर अपने अनुसार पालन पोषण करने के लिए विचार बनाती है। वो कहती है किस प्रकार से वो उसको माउंटेन में सिखाएगी, झरनों में ले जाएगी, कैसे उसको हर प्रकार की चीज़ें अपने अंदर रह कर के, अपने साथ रह कर के, अपनी गोद में रह कर के सिखाएगी। लेकिन हाउ सून द लूसीज रेस वाज रन, और 3 इयर्स की एज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से पोएट अकेले हो जाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि ये लूसी उनकी खुद की बच्ची रही होगी, जिस पर उन्होंने यह पोएम लिखी है। पोइट्री नंबर 4 की बात करते हैं, तो इंडिया माय नेटिव लैंड, भारत मेरी मातृभूमि, पढ़ेंगे हम लोग इसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन, हे कप्तान हे मेरे कप्तान, जो कि वॉल्ट वाइटमैन जी के द्वारा लिखा गया है। डावर बीच, पढ़ेंगे इसको भी हम लोग। इसके बाद है आवर कैजुरिना ट्री, मेरा झाऊ का पेड़, आवर कैजुरिना ट्री, जो कि तुरुदत्त जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है इफ़, यदि, जो कि रूडयार्ड किपलिंग जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत अच्छा है। इफ़ नाम तो बहुत छोटा है इफ़, लेकिन जब पोइट्री को हम लोग पढ़ेंगे तो लगेगा कि हर क्वेश्चन में लोग इफ़ लगाते हैं, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छा है आप लोग जानने के पर्पज़ से और रियली कुछ सीखने के पर्पज़ से भी यह पोएम इफ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर है नाइटिंगेल, नाइटिंगेल, जो कि रॉबर्ट ब्रिजेस के द्वारा लिखा गया है, पढ़ेंगे। लास्ट नंबर है द प्लंकेन बियरर, पालकी धारक, सरोजनी नायडू जी के द्वारा कंपोज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पालकी धीरे धीरे कैसे बढ़ रही है और जो उस पर बैठी हुई है उसके आँख में आंसू हैं, वो अपने याद करती है। पढ़ेंगे इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है। अभी हम लोग देख लेते हैं द लाइट ऑफ एशिया के बारे में। द लाइट ऑफ एशिया में हम लोग इसका डिटेल पूरा पढ़ेंगे, जो कि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति संबंधी, कैसे वो राजमहल में रहते हैं और किस प्रकार से उन्हें वो वीणा की आवाज़ सुनाई पड़ती है और तब उनको एहसास होता है कि उनका जीवन किसी उद्देश्य के लिए हुआ है, उनका जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। और जब उनको नगर भ्रमण की इच्छा होती है तो किस प्रकार से उन्हें रास्ते में ईश्वर के द्वारा कौन कौन लोग दिखाए जाते हैं, जिससे उनके अंदर जीवन के प्रति और खुशी के प्रति, अपने महल के प्रति, राजमहल के प्रति, अपने परिवार के प्रति मोह भंग होता है और वह अंत में सन्यासी रूप ले लेते हैं और नगर को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसको। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है इसमें 8 मार्क्स का, 75 वर्ड्स में लिखना होता है। पढ़ेंगे इसको। हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट स्टोरी की। शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट लेसन होगा पेन पाल, पत्र मित्र। पेन पाल जिसके राइटर जी श्रीनिवास राव हैं। एक प्रकार से ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ही है, जिसमें वो 21 वर्ष के होते हैं तब उनको मालूम चलता है कि
कैसे एक छोटा सा अनुभव एक बड़ा, कैसे छोटे छोटे अनुभव बहुत बड़े अनुभव का रूप ले लेते हैं। वो कॉलेज में हैं, उनको वो देखते हैं हम अपने कॉलेज में बहुत से लड़के लड़कियों को बड़े बड़े एयर मेल प्राप्त करते हुए, तो उनकी भी इच्छा होती है। एक दिन वो कोई मैगज़ीन पढ़ रहे थे, मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे थे, तभी उन्हें एलिस एच का एड्रेस मिलता है। उन्होंने निश्चय किया कि वो भी एलिस एच को कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, पत्र मित्र बनाएंगे। इस प्रकार से वो लेटर लिखते हैं, साथ पत्र मित्र बन जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंत में इसमें ट्रेजिक कॉमेडी होती है, पढ़ेंगे इसको, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, जो कि ओ हेनरी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिमी वेल और बॉब रहते हैं। जिमी वेल और बॉब अच्छे दोस्त हैं, जो कि बॉसम फ्रेंड जैसे हैं। दोनों शहर में, दोनों एक टाउन में रहते हैं। तब जो बॉब था उसे अधिक बड़ा आदमी बनने का शौक़ था, पैसे कमाने का शौक़ था। तो जिस कारण से एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो वेस्ट की तरफ जाएगा, और जिमी से भी कहता है चलो तुम भी चलो वेस्ट की तरफ, हम बहुत पैसे कमाएंगे, मौज करेंगे। लेकिन जिमी एक प्रकार का नेटिव लविंग पर्सन था, मातृभूमि से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। उसने कहा मैं यहीं रहूँगा और मैं सुखी रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार से वे पार्ट एक दूसरे से बढ़ जाते हैं, दूर चले आते हैं। लेकिन एक वादे के साथ कि आज से 20 साल बाद मैं लौट करके फिर आऊँगा। जिस स्थान से हम लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, उसी स्थान पर हम लोग 20 साल बाद इसी समय पर मिलेंगे, जो कि एक रेस्टोरेंट था। और रात के 10 बज रहे थे जब वो लोग एक दूसरे से डिपार्ट करते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो फिर एक्चुअल में 20 साल बाद फिर वो लौट करके आते हैं। जिमी एक प्रकार से सिपाही की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, और बॉब भी बड़ी पोस्ट पर होता है, लेकिन वो क्रिमिनल टाइप में वर्क करता है, जिसको शिकागो पुलिस को उसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे। ड्राउट, नेक्स्ट लेसन है ड्राउट, सूखा। ड्राउट जो कि शरद चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सूखा क्या कितनी बुरी स्थिति ला देता है। एक किसान है जो कि बहुत परिश्रम करते हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी सूखा के कारण उनकी फसल उत्पन्न नहीं होती है। जो वहाँ का ज़मींदार होता है वो अपने हिस्से का भूसा और अन्न ले लेता है, और उसका एक बैल था महेश, जिसका वो ठीक से पेट भर नहीं पाता है। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, हृदय विदारक घटना है। इसको पढ़ेंगे हम लोग। उनकी बेटी रहती है अमीना। देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर की बात करते हैं। द सेल्फिश जाइंट, स्वार्थी राक्षस, जो कि ऑस्कर वाइल्ड जी के द्वारा लिखा गया है। सेल्फिश जाइंट, स्वार्थी राक्षस। जो एक स्वार्थी राक्षस रहता है, वो किसी काम से अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। उसने पूरे चारों तरफ से बाउंड्री बनवा रखी थी, घर के अंदर कोई भी व्यक्ति उसके घुस न सके, ना देख सके। तो जब काफ़ी दिनों तक वो नहीं रहता है और शहर के बच्चों के लिए खेलने के लिए स्थान नहीं था, तो उन्होंने बाउंड्री के पास से एक होल बना करके अंदर खेलने लगते थे। और उस प्रकार से वो जो बगीचा था उसमें हरियाली रहती थी, फल फूल लगते थे। एक दिन वो राक्षस लौट करके आ गया, सारे बच्चे डर करके भाग गए। अब वो देखता है कि काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन अभी भी उसके बगीचे में हरियाली नहीं आई है, बसंत ऋतु नहीं आई है, ना ही तो चिड़िया चहचहा रहे हैं, ना ही फूल आए हैं, ना ही फल खिल रहे हैं। वो बहुत उदास होता है, परेशान होता है। एक दिन वो देखता है कि बाहर कोयल की महसूस करता है, सुनता है कि कोयल की आवाज़ बाहर आ रही। जब वो बाहर देखता है तो बाहर बसंत ऋतु आ गई थी, लेकिन अभी भी उसके यहाँ तेज़ तूफान है, बवंडर चल रहा है, और कहीं से भी किसी प्रकार के फूल के खिलने की या सुगंध आने की महक नहीं आ रही है। तो उसको एहसास होता है कि बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक दिन वो घर में ही था, तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे साइड से होल करके आ गए थे। जिन जिन स्थानों पर वो खेल रहे थे वहाँ पर पेड़ों पर फूल आ गए थे, और पेड़ अपनी डालियाँ नीचे झुका करके उन बच्चों को अपने ऊपर बिठा करके आनंद महसूस कर रहे थे। तब उस राक्षस को फील होता है कि बच्चे ही वास्तव में इस स्थान की सुंदरता है। तो वह दौड़ता है बच्चों के साथ खेलने के लिए, बच्चों से प्यार करने के लिए, लेकिन सारे बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा रहता है जो अभी भी डाल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और डाल अपनी सबसे निचली सतह तक झुका देता है उस बच्चे को बिठाने के लिए। तभी बच्चे को राक्षस उठाता है गोद में और उसको उस पेड़ पर बिठा देता है। आगे क्या होता है
जब पढ़ेंगे तब जानेंगे गाइस। बहुत अच्छा स्टोरी है ये भी। तो अभी का इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही है, हम लोग देखेंगे ईच एंड एवरी चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। मैं हर एक चैप्टर्स का, प्रोज का भी, पोइट्री का भी, शॉर्ट स्टोरीज़ के भी, और द लाइट ऑफ एशिया जो कि एक लॉन्ग कंपोजिशन पोएम है, इसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। और हर चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी लिखाऊंगा। साथ में जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका भी नोट्स बना करके आपको मैं शेयर करूँगा। और गाइस मैं अभी सेक्शन ए पार्ट के बारे में बात कर रहा था। हमने सेक्शन बी का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं एट अ स्मॉल ग्लिम्स। देख रहे हैं ग्रामर सेक्शन बी में हमको नरेशंस पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, सिंटैक्स पढ़ना है, साथ में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडियम एंड फ्रेजेस, ट्रांसलेशन, ऐसे और राइटिंग या लेटर पढ़ना है इस प्रकार से। तो गाइस अभी के लिए वीडियो इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, नेक्स्ट अलग अलग चैप्टर्स को रीड करने के लिए। तो अभी तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।